नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 2 में इससे पहले हमने संस्कृत और पर्यावरण के 60 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 3, जिसमें हम बाल विकास और हिंदी के 30 यानी टोटल 60 प्रश्न देखेंगे। समय है दोपहर के 3 बजे का। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाल विकास के प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1 से सबसे पहला प्रश्न कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा, यौन, संज्ञानात्मक या सामाजिक? तो जब भी जीन पियाजे की बात होगी, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास है उससे संबंधित ही अपने जो टाइप्स हैं, इनकी जो अवस्थाएं हैं वो दी हैं। आंसर आपका संज्ञानात्मक सही हो जाएगा। इनकी चारों अवस्थाएं के अंतर्गत कौन कौन से इसकी विशेषताएं, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। संवेदी पेशी अवस्था पहली है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी औपचारिक। पहली जन्म से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 6 या 7 भी, और तीसरी आपकी 7 से 12। यह आपको मोस्टली 7 से 11 ही देखने को मिलती है, और लास्ट वाली जो अमूर्त वाली है, जिसको औपचारिक भी कहते हैं, वो 11 से 15। और एक चीज कि जीन पियाजे कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। ये भी ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित इनका सिद्धांत था। दूसरा प्रश्न है कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था? अब शैशवावस्था में तो बच्चा जाएगा नहीं बाहर, तो बिल्कुल ऑप्शन डायरेक्ट ही काट दीजिए। अब उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था या किशोरावस्था, इनमें से सोचिए। तो बाल्यावस्था में बालक इतना बड़ा नहीं होता है कि वो जाकर बाहर की जो संगत है उसे पसंद है। तो एक बाल्यावस्था का जो टाइम होता है वो घर की संगत ज्यादा पसंद आती है। पर जैसे जैसे किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, पूर्व किशोरावस्था की आयु, इसमें जो है जो बच्चा आता है तो बालकों की संगत को पसंद करना उसमें आ जाता है। तो बी वाला आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए कितने मिलते जुलते ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न है, हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं और कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं और कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं कुछ कमजोर हैं, ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि और प्रजाति विभिन्नता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर, वैयक्तिक प्रगतिशीलता पर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन, वैयक्तिक विभिन्नता जो है, ये आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। जैविक और वातावरणीय जो कारक होते हैं उनके मध्य जब परस्पर अंतःक्रिया होती है, तो उससे निर्माण होता है व्यक्तित्व का। और वैयक्तिक जो विभिन्नता है सब में अलग अलग आप देखने को मिलता है। और कारण क्या होता है, जैविकी और वातावरण जो कारक होता है उसको व्यक्तित्व निर्धारण का तत्व माना जाता है। जैसे व्यक्तित्व का रंग में रंग, रूप, कद काठी, स्वास्थ्य, ये सभी भी असर डालते हैं। तो ये जो है आपका, ये जो सारे यहाँ पर टर्म्स लिखे हैं, लंबे कुछ छोटे, ये सब क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता से संबंधित है। चौथा प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? पावलव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो क्रिया प्रसूत सभी जानते हैं आप, स्किनर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्रिया प्रसूत का तात्पर्य होता है उस कार्य व्यवहार से जिसे प्राणी सीखते समय करता है। स्किनर के सिद्धांत के और कौन कौन से नाम है? साधनात्मक अनुबंधन, उत्सर्जित अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, संक्रिया अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता और सक्रिय अनुबंधन। जिसमें से नैमित्तिक अनुबंधन 1 साल प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो वो आपका बीएफ स्किनर का ही है। अब बीएफ स्किनर जो है, इनका जो पूरा नाम है वो ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर है। चूहों और कबूतर पर प्रयोग किया था। आर टाइप लर्निंग के अंतर्गत इनके सिद्धांत को जाना जाता है। चूहों पर प्रयोग जो है जब इन्होंने किया था, तो इन्होंने पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो आपके अलग हैं, पर पुनर्बलन का उपयोग करके अपने सिद्धांत को समझाया किसने था? तो स्किनर ने समझाया था। ये ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आपसे पूछा जाए पुनर्बलन का सिद्धांत, तो क्लार्क एल हल ने के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न 5 है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये व्यक्तित्व की बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। वॉटसन की है, मुरे की है, आलपोर्ट की है या स्किनर की है? आंसर की बात करते हैं तो ये आपकी आलपोर्ट की डेफिनेशन है। याद रखिएगा, ये जो मनोदैहिक व्यवस्थाएं हैं, गत्यात्मक संगठन, इन थोड़े से टर्म को आप आलपोर्ट से जोड़कर याद रखिएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी वो कर सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अब बताइए आपको इसमें आंतरिक प्रेरणा से संबंधित कौन सा जो है वो वाक्य लग रहा है? तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसको करने से पहले समाप्त कर लो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, तो बिल्कुल आपका गलत है।
तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल गलत है। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ये आंतरिक प्रेरणा में नहीं आएगा, बाह्य प्रेरणा में आएगा, कट जाएगा। बचा एक, इसे करने की कोशिश करो, तुम क्या है, सीख जाओगे। बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा। बस यही आपका ऑप्शन सही होगा। ऊपर के दो ऑप्शन क्यों कटे? क्योंकि आप कभी भी किसी बच्चे को दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी प्रतिभा अलग होती है। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता, तनाव, प्रभाव या अभ्यास। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपको सभी को पता है, सीखने के नियम में, मुख्य नियम में तीन नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। यहां पर देखिए तनाव दे रखा है, जो कि आपका नहीं है। बस बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने जो है किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली, कुत्ते, बंदर या चूहा। तो आप सभी जानते हैं पावलोव जो है उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अब पावलोव से संबंधित आपको ये याद होना चाहिए कि पावलोव का जो सिद्धांत है उसको और किन नामों से जाना जाता है? तो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हीं को कहते हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधन भी कहते हैं, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए, पावलोव थे कहाँ के? तो रूसी थे। कहाँ के थे? रूसी थे, रूस के थे। इन्होंने 1904 में पाचन क्रिया पर जो है वो शोध किया था और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है, लार में वृद्धि होती है, तो कृत्रिम जो उद्दीपक था उससे इन्होंने जोड़कर अपना सिद्धांत जो है समझाने का प्रयास किया था। बाकी डिटेल में हमने सारी चीजें देखी थी। नवा प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, कोहलर ने किया था, पावलोव ने किया था या फिर वुडवर्थ ने किया था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका कोहलर जो है बिल्कुल सही होगा। कोहलर जो है इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो प्रयोग किया था एक चिंपैंजी पर, जिसका नाम था सुल्तान। और कोहलर और कोहलबर्ग में डिफरेंस को हमेशा याद रखिएगा। कोहलबर्ग जो है उनका जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, जबकि कोहलर जो है इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कोहलर है ये एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में आते हैं। अगर ये पूछा जाए गेस्टाल्ट जो है उसके कौन प्रवर्तक थे, तो मैक्स वर्दीमर थे। इसको भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न 10 है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है, संवेदना कहलाती है, सीखना कहलाती है या फिर प्रत्यक्षीकरण कहलाती है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो कार्य को आरंभ करना, जारी करना और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा। ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है, डीएलएड में तो बहुत पूछी जाती है। डेफिनेशन है, गुड की डेफिनेशन है, तो आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। 11 प्रश्न कह रहा है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं? अब देखिए यहां पर जो कह रहा है बच्चे बातूनी होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन काट दीजिए। क्या कोई अपना सिद्धांत बताएगा उसमें ऐसी फिजूल की बातें बताएगा? बिल्कुल नहीं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल नहीं है। सी और डी में से कोई सही हो सकता है, या तो बच्चे अहम केंद्रित होते हैं या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो बताइए इनमें से वाइगोत्स्की के अनुसार, आपके अनुसार नहीं, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। देखिए लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की पूरा नाम है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका था, एकदम रट के रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था कि जो भाषा है वो पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, इनका ये मानना था। समाज का योगदान बालक के विकास में होता है, इन्होंने ये भी कहा था। जब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है तो उससे आप जोड़कर याद रख सकते हैं। बाकी आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन्हीं से ही संबंधित है। वो सारी चीजें वैसे डिटेल में हमने बता दिया था आपको टॉपिक वाइज वाले वीडियो में, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए जो है वो बोलते हैं। अगला प्रश्न 12, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन या विषय वस्तु की कठिनाई, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर? आंसर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे अपनी कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता ये आपकी जरूरी है। उपस्थिति उतना जरूरी नहीं है, गृह कार्य से इतना मतलब नहीं है, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 13 प्रश्न कह रहे हैं कि 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों और मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थी को जिम्मेदारी सौंपते हुए, कक्षा में समांगी समूह बनाकर, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, या वैयक्तिकता पर ध्यान जो है वो देकर? तो बताइए, अगर
40 मिनट की कक्षा है, सभी विद्यार्थियों मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप पढ़ाना चाहेंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे? पहला कह रहा है कि कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थी को जिम्मेदारी सौंप देंगे। अगर आप योग्य विद्यार्थी को जिम्मेदारी सौंपेंगे तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन कट जाएगा। कक्षा में समांगी समूह बनाकर, बिल्कुल नहीं, अलग-अलग आप बांट कर नहीं कर सकते। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए आप क्रियाकलाप आयोजित कराएं, परंतु जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उन पर ध्यान केंद्रित भी आप करें, ताकि सभी को लेकर आप समेकित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आपका जो शिक्षण कार्य है वो पूरा हो। 14 प्रश्न, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब एक चीज या एक वर्ग में कोई आप चीज सीखे हैं और वो दूसरे वर्ग में आपको हेल्प करे तो उसे कहते हैं सकारात्मक अंतरण या सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नकारात्मक क्या होता है? जिसमें आपका एक में सीखी हुई चीज दूसरे में भ्रम पैदा करे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी इंग्लिश में आप जब देखते हैं जो जेंडर के टाइप है, लिंग के टाइप है, वो 2 होते हैं पर संस्कृत में 3 होते हैं, तो ये भ्रम पैदा करता है, तो नकारात्मक होता है। एक और होता है जो होता है आपका शून्य अधिगम अंतरण, जिसमें एक में सीखी हुई चीज दूसरे में कोई भी फर्क ना डाले। इंग्लिश में आप कुछ पढ़ रहे हैं, मैथ में कोई फर्क नहीं डाल रहा है, तो क्या है ये? शून्य अधिगम अंतरण या शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो बी वाला आपका सकारात्मक वाला सही होगा। 15 प्रश्न आपका कह रहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? सफलता नहीं कह रहे, असफलता, यानी आप कोशिश कर रहे हैं, पेपर में बैठे हैं, याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था, उस जो सिचुएशन है, कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृति कहते हैं या ध्यान कहते हैं। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो विस्मृति आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कोई चीज आप याद करते हैं और दिमाग से गायब हो जाती है, ऐसा बहुत होता है, तो यही आपका सही होगा। और ये एक प्रकार की निष्क्रिय और नकारात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। टीपी नन ने एक डेफिनेशन भी दी है जो कि विस्मृति से संबंधित पूछी जाती है कि सीखी हुई बात का स्मरण रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। किसने? टीपी नन ने यह डेफिनेशन जो है वो दी है। अगला प्रश्न देखते हैं 16, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्णों में भ्रम होता है, या फिर बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, या फिर बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, या फिर बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले जो अक्षर हैं और जो वर्ण होते हैं उनमें जो है वो भ्रम होता है, तो आपका यही ऑप्शन जो है सही होगा। अधिगम जो अशक्तता है उसका तात्पर्य होता है अपने मानसिक अक्षमता के कारण अधिगम में कोई आपको समस्या आ रही हो, सीखने में कोई समस्या आ रही हो, जैसे समान प्रकार के वर्णों को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये आपका आता है। अच्छा, ये मानसिक विकृति होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहते हैं डिसलेक्सिया के नाम से। डिसलेक्सिया आपका ये जो विकृति है इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया करके, अलग से भी डिसलेक्सिया के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न 17 कह रहा है सृजनात्मकता क्या है? बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, या फिर बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, या फिर समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान जो हैं उनको पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, या सृजनात्मकता दोषों के ऊपर की बुद्धि लब्धि में से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो देखिए डी ऑप्शन तो आप सीधे सीधे काट दीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है 200 के ऊपर बुद्धि लब्धि से मतलब सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं कि जो 100 बुद्धि लब्धि से नीचे उसमें क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो वो आपकी इससे डिपेंड नहीं आएगी। समस्याओं का मौलिक और अपसारी समाधान, ये आपका बिल्कुल सही होगा कि आप कोई भी समस्या है, मौलिक मतलब नवीन होता है, मतलब आप नए तरीके से उस समस्या को हल कर सकें। अपसारी मतलब होता है डिफरेंट वैरायटी, जैसे अपसारी चिंतन आपने पढ़ा होगा, अभिसारी और अपसारी। अपसारी में क्या होता है? एक ही प्रश्न के विभिन्न प्रकार के उत्तर होते हैं, वही एक समस्या के विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन जो होते हैं, उसी के संदर्भ में अपसारी यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। तो मौलिक, नवीन और अपसारी यानी विभिन्न प्रकार के समाधान किसके प्रति? समस्याओं के प्रति। उसको पहचानना अथवा तैयार करने की जो योग्यता होती है वो आपकी आती है क्रिएटिविटी में, वो आपकी आती है सृजनात्मकता में, तो यही आपका सही होगा।
18 प्रश्न कह रहा है कि प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बिल्कुल सहायता लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि उन शिक्षक उनकी प्रत्यय स्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। नियमित तो परीक्षा नहीं होती है। सी कह रहा है बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग जो है वो करता है। तो बिल्कुल आपका गलत है। बच्चे शिक्षक का सम्मान ही नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत है। और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। बिल्कुल गलत है। ए वाला आपका सबसे सही होगा कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। 19 प्रश्न कह रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? बेहतरीन प्रश्न है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो एक्चुअल में उसका नाम है उसका दूसरा नाम लिख दिया है, तो इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। आंसर की बात करते हैं तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। और अमूर्त की बात भी की गई। अमूर्त का मतलब क्या है कि आप बैठे तो यहाँ है पर सोच कहाँ रहे हैं, अपने गांव के बारे में। सोच आप कहाँ रहे हैं, दिल्ली के बारे में। मतलब जो चीजें आपके समक्ष नहीं है उसके बारे में सोचना। अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की जो क्षमता है वो आती सबसे लास्ट वाली स्टेज में, जो कि आपकी 11 वर्ष से अधिक की होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 20 प्रश्न आपका है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो है वो किसने जो है वो रखी थी? फ्रॉन्ज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्दाइमर ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मैंने बताया भी था, मैक्स वर्दीमर जो है इन्होंने ही गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो है वो रखी थी। बिल्कुल यही सही हो जाएगा। 21 प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत जो है वो नहीं है? विकास जो है वो संशोधन के योग्य होता है। ऐसा क्वेश्चन 2020 में आया था जिसमें विकास के सिद्धांत दे रखे थे और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सिद्धांत में आते हैं। कई बार क्या होता है वो चीज तो सही होती है, मतलब कोई लाइन लिखी है वो तो सही है, पर वो विकास के सिद्धांत से संबंधित है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हैं, तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तो पहला कह रहा है विकास संशोधन योग्य होता है। दूसरा कह रहा है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तीसरा कह रहा है विकास जीवन पर्यंत होता है। और चौथा कह रहा है विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। अब सबसे पहले आपको क्या छांटना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है। तो आप जानते हैं विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, बिल्कुल सही है। और विकास का संशोधन भी किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। संशोधन कैसे किया जा सकता है? जैसे इस चीज को ऐसे समझिए, मॉडिफाई इसको हम कहेंगे कि आपका जो शरीर है एक नॉर्मल शरीर चल रहा है, आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, तो क्या हो रहा है? विकास प्रभावित हो रहा है। आपका जो विकास है आपके द्वारा किए गए परिश्रम के अकॉर्डिंग होगा, तो वही है, संशोधन योग्य भी होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन भी यहाँ पर विकास के सिद्धांत में ही आता है। पर बी वाला आपका जो आंसर होगा, जो कि विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ये आपका कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये आपका गलत है। अच्छा, सीटेट में आप अगर यही क्वेश्चन आता तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ केवल। केवल क्या करता है? एक लिमिट को तय करता है, जो ये कहता है कि ये बस ये संस्कृति से ही संबंधित है, तो ऐसा तो नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस केवल वर्ड से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये एक निगेटिव थॉट दे रहा है कि ये आंसर आपका नहीं होगा, इस सिद्धांत में नहीं आएगा, क्योंकि विकास आपका बहुत से क्षेत्र हैं, लगभग सभी क्षेत्र हैं आप कह सकते हैं, जिससे प्रभावित होता है मानव। 22 प्रश्न है, बाल केंद्रित जो कक्षा है उसकी एक प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है की है, उसमें स्टेप से पूछा गया है। पहला कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंड जो है उस पर आकलन करना है। बी कह रहा है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। सी कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है, जो कि अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को भी निर्धारित करता है। और डी कह रहा है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के लिए समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार भी देता है। तो बताइए बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता इनमें से क्या होगी? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन, जो शिक्षक है उनके मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, ये सही होगा। क्योंकि जो टीचर होता है वो क्या करता है? आपका मार्गदर्शन करता है। और जो शिक्षार्थी हैं उनकी धीरे धीरे खुद ही अपने आप से जो समझ होती है वो डेवलप होती है, और उससे वो आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित कक्षा है, उसकी विशेषता को आप जो है वो जोड़कर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23। प्रश्न आपका है कि शिक्षण में अध्यापक जो है उनके द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस
अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? पहला, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। पूछा क्या जा रहा है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जो शिक्षण में अध्यापक हैं उनके द्वारा विद्यार्थियों का आकलन अगर करना है और इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, तो इनके संदर्भ में पूछा गया है कौन सा होगा। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। ऑप्शन काटना अगर आप शुरू करेंगे तो समूह बनाना, डिवाइड करना बच्चों को बिल्कुल सही नहीं है। आप एक साथ बच्चों को लेकर पढ़ाते हैं, एक साथ जो है समान स्तर पर ध्यान जरूर देते हैं, पर कहीं भी बांटने की बात नहीं आती है। फिर उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, तो ये भी इससे संबंधित आपका जो है बिल्कुल नहीं है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, तो उनको भी बच्चों को आप छांट रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं। प्रोन्नत आप अगर कर रहे हैं तो फेल या पास के आधार पर, जैसे आप देखते हैं डीएलएड में ही किया गया था, तो वो एक आधार है कि जो बच्चे पास है उनको किया गया। पर विद्यालय का स्तर के अनुकूल जो है पास या प्रमोट करना या ना करना, ये आपका सही नहीं है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण जो उपागम है उसमें जो है वो परिवर्तन करना, बस यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। उपागम में जो परिवर्तन किया जाता है इससे होता क्या है, उनकी जो अंतर्दृष्टि है उसको विकसित किया जा सकता है। 24 प्रश्न कह रहा है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने जो है वो दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। हल, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर वॉटसन। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने जो है वो दिया था। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो स्किनर के द्वारा दिया गया था अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय। तो आपका सी वाला ऑप्शन स्किनर सही होगा। 25 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आता है। परवर्ती बाल्यावस्था की बात की गई है 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 या 6 से 11। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 या फिर 6 से 11, तो 6 से 11 वर्ष सही होगा। परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चों की जो इंद्रियां उनके बारे में जानकारी प्राप्त होना। जो स्कूली बच्चे का टाइम होता है ना, वो एज जो होती है वो आपकी आती है परवर्ती बाल्यावस्था में, 6 से 11 आती है। अच्छा, एक चीज आप ये भी ध्यान दीजिए कि कई बार क्या होता है, हमें लगता है जब इंद्रियों से संबंधित है, बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं कि इंद्रियों का ज्ञान जन्म से 6 के ही, यानी जो सहसावस्था की एज है उसमें हो सकता है। तो प्रश्न में भी जरूर ध्यान दिया करिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, परवर्ती बाल्यावस्था है। इस टर्म को पकड़िए, क्या बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष होती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होती है। तो उस आधार पर भी इस ऑप्शन को आप काट सकते हैं। अगर आपको कभी पेपर में कंफ्यूजन हो तो थोड़े से जो प्रश्न है उसके टर्म को देखा करिए कि कहने का क्या प्रयास कर रहा है प्रश्न। तो कई बार आपको नहीं भी आता होता है तब भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो और ऑप्शन है वो भी कुछ बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है, 11 से 18 या 18 से 24। तो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इस टाइप से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि स्कूली एज, इंद्रियों से संबंधित ज्ञान 6 से 11 वर्ष होगा। अगला प्रश्न 26 कि संचित समूह के जो विद्यार्थी हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या होता है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक। अब देखिए, विशेष शिक्षा तो कोई मतलब ही नहीं है आपका इससे, अपवर्जक शिक्षा कोई मतलब ही नहीं है। अब एकीकृत या समावेशी, इन दो टर्म को देखिए, क्योंकि कह रहा है साथ साथ पढ़ाना चाहिए, सबको सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए। काफी बार मैंने अभी आपको बताया भी, तो कहते क्या है उसको। तो ऑप्शन ए या सी में से आंसर की बात करते हैं तो उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। काफी बार मैंने इस टर्म का यूज किया है, एकीकृत शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा आपका सही होगा। 27 प्रश्न है। तो प्रश्न आपका है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80, 100, 110 बटे 125। फॉर्मूला क्या होता है आपका? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु आपको दे रखी है 10 वर्ष, तो उसकी जगह 10, वास्तविक आयु 8 दे रखी है बटे 8, और गुणे में आपका 100। 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000, और 1000 बटे 8 होता है 125। डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 28 की संवेग का कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत। संवेग का कौन सा सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक जो अनुभव है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका जेम्स लैंग का सिद्धांत, ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जेम्स लैंग सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इस लाइन को याद रखिएगा,
जेम्स लैंग ने जो अपना एक लेख है उसमें ये तर्क भी दिया था कि ज्यादातर भावात्मक अनुभव शारीरिक बदलाव के कारण आते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन जेम्स लैंग सिद्धांत सही होगा। 29 प्रश्न सेकंड लास्ट है बाल विकास के प्रश्नों का कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित ही नहीं करेगा। पियाजे ने किसको बताया था कि प्रभावित नहीं करेगा? भाषा को, सामाजिक अनुभव को, परिपक्वन को या फिर क्रियाकलाप को। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पियाजे के अनुसार जो सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति है वो आपका संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पियाजे के ही संदर्भ में मैंने आपको बताया भी था कि जो इसके बाद वाइगोत्स्की आए थे उन्होंने क्या कहा था, सामाजिक आधार जरूरी होता है। तो उन्होंने इन्हीं का जो सिद्धांत था उसका एक संशोधित रूप भी दिया था, ऐसे भी इसको आप कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था तो उन्होंने समाज को विशेष महत्व दिया था। लास्ट प्रश्न है आपका इस 30 प्रश्नों बाल विकास के सेक्शन का। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम और अहम और परम अहम ये जो तीनों आपके टर्म्स हैं ये सिगमंड फ्राइड जो है उनमें आपको देखने को मिलते हैं। इदम जो है जिसको हम इड कहते हैं, इसमें अवचेतन मन की अपूर्ण इच्छाएं जो है वो दमित इच्छाएं जो है वो रहती हैं। जो अहम होता है, ईगो होता है, उसमें आगे की घटनाओं पर विचार जो है पहले से देखने को मिलता है, वास्तविकता पर आधारित होता है। और जो सुपर ईगो होता है वो नैतिक गुणों का प्रतीक होता है, आदर्शवादी सिद्धांत उसको कह सकते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है अहम, मजबूत अहम को बनाया जाता है एक संतुलित व्यक्तित्व में, या फिर इदम और अहम जो है उसके बीच संतुलन जो है वो स्थापित किया जाता है, या फिर अहम और परम अहम के बीच जो है वो संतुलन स्थापित किया जाता है। तो बताइए एक संतुलित व्यक्तित्व में क्या देखने को मिलता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका इदम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित जो है वो किया जाता है। देखिए इस चीज को समझ भी लीजिए। सबसे पहला है इदम, फिर आपका है अहम और तीसरा है आपका परम अहम। इदम में क्या होता है, जो जैविक इच्छाएं होती, जो आपके मन की इच्छाएं होती, जो पूरी नहीं हो रही पर आपके मन में चल रहा है, वो सारी चीजें इदम में देखने को मिलती हैं। जो अहम होता है ये वास्तविकता से संबंधित होता है, जो एक्चुअल में होता है वो ये दर्शाता है, कहता है ऐसा है कि जो सच्चाई है उससे मत भागो, ये कहता है अहम। परम अहम क्या कहता है, ये जो है जो मानसिक नियंत्रण होता है ना उसका प्रतिनिधित्व करता है, मानसिक नियंत्रण। और जो इदम है इसमें भी लिख देते हैं, ये जो है जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, इच्छाएं शॉर्ट में लिख दिया मैंने, उससे संबंधित होता है। अब ऐसे समझिए कि जैसे आपकी इच्छा ये हो रही है कि आपकी शादी कटरीना कैफ से करा दी जाए, तो ये क्या है, आपकी इच्छा है, आपकी दमित इच्छा है, आपके मन में दबी हुई इच्छा है, तो ये किस में आएगी, इदम में आएगी। वास्तविकता अहम क्या कहता है, देखो ऐसा है जान लो तुम्हारी उतनी औकात नहीं है, तो ये किस में आ रहा है, ये वास्तविकता में आ रहा है। मानसिक नियंत्रण क्या कह रहा है, मानसिक नियंत्रण क्या कर रहा है, उस चीज को काबू करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। जो इदम होता है ये शैशवावस्था में देखने को मिलता है, जो अहम होता है ये बाल्यावस्था में देखने को मिलता है, और जो सुपर ईगो है जिसको हम परम अहम कहते हैं, ये चेतन मन का विभाग कह सकते हैं, किशोरावस्था में देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए संतुलित व्यक्तित्व क्या होगा, जो इच्छाएं आपकी हैं उसमें और मानसिक जो नियंत्रण है इसमें, इन दोनों के बीच आपका बार बार क्या कहेंगे, संघर्ष होता रहता है। और जो ये संघर्ष हो रहा है इसमें जो संतुलन ला रहा है वो ये वास्तविकता ला रही है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअलिटी क्या है। तो संतुलन लाने का काम कौन कर रहा है, वास्तविकता या अहम कर रहा है। तो ये व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित कराता है। तो एक संतुलित व्यक्तित्व हम क्या कहेंगे, जिसमें जो इदम है यानी जो इच्छाएं हैं और जो परम अहम है यानी कि जो मानसिक नियंत्रण है, इनके बीच संतुलन अगर स्थापित हो जाए तो ये होगा संतुलित व्यक्तित्व। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका जो है वो सही होगा। उम्मीद करते हैं आप अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाएंगे। बाकी इसमें और भी बहुत चीजें होती हैं, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया जितना आपको इस प्रश्न के लिए जरूरी था। पढ़ते हैं आप हिंदी के 30 प्रश्नों की तरफ, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा अगर आप वीडियो पर नए आए हैं। तो 31 प्रश्न है, खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आविष्कार, ओज, सोच या इनमें से कोई नहीं। तो खोज शब्द का अर्थ होता है आविष्कार, तो आपका ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 32 प्रश्न कह रहा है मधुकर शब्द का डैश पर्यायवाची शब्द नहीं है, भौरा, शहद बेचने वाला, भ्रमर या फिर भ्रंग। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो मधुकर शब्द का पर्यायवाची जो है शहद बेचने वाला नहीं होता है,
शहद बेचने वाला क्या शहद का निर्माण कर रहा है तो मतलब उसका नाम थोड़ा नहीं हो जाएगा। बाकी भौरा होता है, भ्रमर होता है और भृंग भी होता है। देखिए भौरा, भ्रमर आपने सुना होगा, भृंग भी याद कर लीजिएगा। मधुकर शब्द का पर्यायवाची होता है। 33 प्रश्न है, हेमा मालिनी एक सफल जो है वो नटी है, वह नृत्य भी करती है। इस वाक्य में सर्वनाम जो है वो क्या है? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन वह सही होगा, क्योंकि होता क्या है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि हम कहें कि मोहन घूमने जाता है, और मोहन क्या है? संज्ञा है, व्यक्ति का नाम संज्ञा है। और उसकी जगह हम क्या यूज कर लें? वह यूज कर लें कि वह घूमने जाता है। तो हमने क्या किया? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया। यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर हेमा मालिनी एक सफल नटी है और वह नृत्य भी करती हैं, तो हमने हेमा मालिनी नहीं यूज किया कि हेमा मालिनी जो है नृत्य भी करती हैं। हमने क्या कह दिया? वह नृत्य भी करती हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वह आपका सही हो जाएगा। 34 प्रश्न है कि शेर दहाड़ता है, ये जो वाक्य है किस क्रिया के लिए उदाहरण है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो दहाड़ता जो है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दहाड़ता ये आपका आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया मतलब कर्म की आवश्यकता जब नहीं होती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। एक और इसकी अच्छी सी ट्रिक होती है, वो क्या है? क्या, किसे और किसको, ये तीन चीजों को आपको याद रखना है। आपको क्या करना है? कोई भी वाक्य लिखा हो, इसमें आपको देखना है क्या, किसे और किसको। अगर हम कहें शेर दहाड़ता है, तो आप कहेंगे क्या दहाड़ता है? कोई उत्तर मिल रहा है? अगर इन तीनों शब्दों का उत्तर मिल रहा है तो वो क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अगर नहीं मिल रहा है तो वो हो जाएगी अकर्मक। तो शेर दहाड़ता है, क्या दहाड़ता है? पता नहीं क्या दहाड़ता है, तो हम कहेंगे उत्तर नहीं मिल रहा है। शेर दहाड़ता है, फिर पूछेंगे किसे दहाड़ता है, तो क्या उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि पता ही नहीं गया। किसको दहाड़ता है शेर? ये भी उत्तर नहीं मिल रहा है। जब तीनों का उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये आपका एक आकर्मक क्रिया है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता जिसमें आपको इनके आंसर मिलते तो वो कौन सी क्रिया हो जाती? वो सकर्मक क्रिया हो जाती। अगर हम एक सकर्मक क्रिया का भी एग्जाम्पल लेके समझें तो हम आपसे कहें कि राहुल ने केला खाया, बताइए इसमें सकर्मक है कि अकर्मक है? तो आप पूछेंगे क्या खाया, तो आपको आंसर मिल रहा है केला खाया। किसे खाया, तो आपको आंसर मिल रहा है केला को खाया। किसको खाया, इससे भी आंसर मिल रहा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा? सकर्मक क्रिया में आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि श्याम ने मेज की सफाई की। तो क्या सफाई की? मेज की सफाई की। ऐसे ही किसे का भी देखेंगे तो अर्थ मिल जाएगा, मतलब समझ गए होंगे आप। ये ऐसा नहीं कि ये कोई रूल है, ये आप एक आंसर तक पहुंचने का तरीका है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। बाकी इसमें होता क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, तो उसके अनुसार अगर आपको आता है तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है, उससे भी आप समझ सकते हैं। 35 प्रश्न है कि भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या होगा? भानुदय होगा, भानोदय होगा, भानुदय होगा या इनमें से कोई नहीं? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका छोटा ऊ भानु में आ रहा है, उदय में भी छोटा ऊ आ रहा है, और जब छोटा ऊ मिलते हैं तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। इस चीज को समझिए, रटने की जरूरत नहीं कि भानुदय होगा या भानुदय होगा। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है, ये कहती है हमारी दीर्घ संधि। आपका आंसर बड़ा ऊ वाला भानुदय जो है वो सही होगा। अगला है 36 प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द खेद शब्द का विलोम नहीं है, पूछा गया है। बताइए, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी या फिर दुख? तो खेद का पर्यायवाची इनमें से दुख जो है वो नहीं है, क्योंकि ये जो है दुख विलोम है इसका। पर्यायवाची कहाँ है? खेद। मैंने यहाँ पर शायद उल्टा बोल दिया है, प्रश्न में विलोम पूछा गया था और पूछा गया था कौन सा विलोम नहीं है। खेद शब्द का जो विलोम है वो आपका होता है हर्ष, क्योंकि खेद होता है दुख से संबंधित, कहते हैं हमें खेद हुआ। और प्रसन्नता भी जो है खेद का विलोम है। हर्ष या खुशी जो है ये सब एक ही सेंस है, तो ये तीनों क्या है? इसके विलोम हैं। प्रश्न में नहीं पूछा गया था कौन विलोम नहीं है, तो दुख जो है इसका विलोम जो है वो नहीं है। आंसर आपका डी जो है वो सही होगा। दुख जो है वो खेद का पर्यायवाची है, समानार्थी आप कह सकते हैं। खेद मतलब भी होता है, कहते हैं अरे दुख हुआ, खेद हुआ, तो वो समानार्थी है। मैंने विलोम को धोखे से पर्यायवाची पढ़ दिया था। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 37 प्रश्न है कि ग्रह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो घर, गेह, ग्रह या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ग्रह जो है उसका तद्भव रूप होता है घर। देखिए जो सभी बात होती है संस्कृत तत्सम, देखिए शब्द ऐसे समझिए
तत्सम लिखा हुआ जब स वर्ड आता है, सा से इसको ध्यान रखिए कि ये शब्द होते हैं संस्कृत के। और जब तद्भव है, इसमें तो कहीं सा आ नहीं रहा, तो ये आपके शब्द कैसे होंगे? हिंदी के होंगे। और जो ग्रह शब्द है, इसका तद्भव पूछा गया, यानी कि ग्रह का हिंदी रूप पूछा गया है। ग्रह जो है वो तत्सम रूप है, यानी कि संस्कृत का रूप है। तो तद्भव होता है ग्रह का घर, यानी हिंदी में हम क्या कहते हैं? ग्रह को घर कहते हैं। 38 प्रश्न है, दूरदर्शी शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है? जिसको दूर का नहीं दिखता, या जिसे दूर जाने से दिखता हो, या जिसको दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, या जिससे सिर्फ पास का ही देखा जाए। बताइए कौन सा सही होगा? तो आप जानते हैं दूरदर्शी से क्या किया जाता है? बिल्कुल दूर का देखा जाता है। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर तो ऑप्शन में इस टाइप का है नहीं। यहाँ पर उसी के संदर्भ में दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ होती है, क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं दूरदर्शी। बहुत आगे का सोच लेते हैं, पहले से वो चीजें जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, उसे कहते हैं दूरदर्शी। 39 प्रश्न है कि दुर्गम शब्द का अर्थ जो है वो कहाँ क्या होगा? जहां जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाना, दूर का गम, या दुष्टों के लिए गम। कौन सा सही होगा? तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे कुछ फंसाने वाले नहीं है। जहां जाना कठिन होता है उसको कहते हैं दुर्गम। पहाड़ियों पर हम कहते हैं ना दुर्गम रास्ते बने होते हैं। अगला प्रश्न 40 है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा? शत्रु, बेवकूफ, दुष्ट, या होशियार। बताइए कौन सा सही होगा? अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है आपका बेवकूफ, या इसी को हम कह सकते हैं मूर्ख। यहाँ पर देखिए बेवकूफ वर्ड यूज किया गया है, हो सकता है आप सोचें कि ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, आंसर ना हो, तो इसीलिए इन्होंने यूज किया है। तो बेवकूफ ही आपका होगा। अक्ल का दुश्मन शत्रु नहीं होता है, दुष्ट नहीं होता है, होशियार भी नहीं होता है। कई बार ऐसे होते हैं जो एकदम सरल से सरल प्रश्न होते हैं, वो अपने ऑप्शन के कारण आपको घुमा देते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि सरल चीज आपसे ना गलत हो, क्योंकि अधिकतर जो गलती सरल प्रश्नों में हो जाती है, कठिन तो हर व्यक्ति कर लेता है। 41 प्रश्न है कि जोड़ कर लिखिए, परम प्लस अणु परमाणु गुण संधि, दिन प्लस ईस दिनेश स्वर दीर्घ संधि, यदि प्लस अपि यद्यपि वृद्धि संधि, सदा प्लस एव सदैव यण वृद्धि संधि सदैव। इस टाइप से आपको बताना क्या है? बताना आपको ये है कि कौन सी किसमें संधि होगी, कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो परम प्लस अणु परमाणु जो है ये आपका कौन सी संधि है? तो ये आपकी है स्वर दीर्घ संधि, तो ये आपका मैच होगा सेकंड वाले से। दिनेश जो है दिन प्लस ईस करके जो लिखा हुआ है, इसमें आपकी गुण संधि होगी, तो ये आपका फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। यद्यपि जो है इसमें आपकी कौन सी संधि होगी? तो यद्यपि में यण संधि होती है, तो आपका फोर्थ वाले से मैच होगा। और सदा प्लस एफ सदैव जो है ये आपका वृद्धि संधि होगी, इससे मैच होगा। तो सबसे पहले आपका फोर्थ, पहले से सेकंड रहेगा। देखिए सेकंड वाला ऑप्शन इसमें दो है, सेकंड के बाद आपका जो है फर्स्ट था, तो इसमें दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फोर है तीसरे नंबर पे, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। दो एक चार तीन, ये आपका जो है वो क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको समानार्थी शब्द इसी प्रकार जोड़कर बताने हैं। धरा, अभिलाषा, कृष्ण और गगन, इच्छा, काला, धरती, नभ। बताइए कौन सा किसका समानार्थी होगा? विलोम नहीं पूछा गया। धरा जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पृथ्वी भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, तो धरा आपका मैच हो जाएगा धरती से। अभिलाषा क्या होती है? हमारी भी होती है इच्छा, तो आपका ये जो है वो फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। कृष्ण जो है, इनको मैच करेंगे आप, श्याम शरीर बोला जाता है, तो काला से मैच करेंगे। और गगन आपका बचा जो कि नभ से मैच होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले तीन, फिर आपका एक। तीन एक वाला देखिए तो केवल ए वाला ऑप्शन है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 प्रश्न भी आपका मुहावरे आपको मैच करने हैं। आग में घी डालना, खून का प्यासा, पापड़ बेलना, या मुंह फुलाना। गुस्सा करना, कष्ट उठाना, भयंकर शत्रु, क्रोध भड़काना। बताइए कौन सा किससे मैच होगा? तो आग में घी डालना का मतलब होता है कि जो क्रोध है उसको और ज्यादा भड़काना। जैसे आग जल रही होती है, उसको आपको और बढ़ानी है, तो आप क्या करते हैं? उसमें घी डालते हैं। वैसे ही क्रोध के संदर्भ में बोला जाता है आग में घी डालना, यानी कि क्रोध जो है वो भड़काना। खून का प्यासा होना मतलब क्या होता है? खून का प्यासा मतलब होता है कि आपका भयंकर शत्रु हो, ये आपके लिए खून का प्यासा है, यानी कि आपका ये थर्ड वाले से मैच होगा। पापड़ बेलना का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना या कष्ट उठाना। पापड़ बेलना का मतलब होता है कष्ट उठाना। आप किसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लगातार कष्ट उठा रहे हैं, तो कहते हैं ना कि बहुत पापड़ बेले मैंने। या जो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए ही क्यों, अपने लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कहते हैं इस नौकरी को पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। मुंह फुलाना मतलब होता है कि गुस्सा होना, ये तो बेसिक सा है, साधारण सा है। क्यों मुंह फुलाए हो ऐसे बोलते हैं? तो गुस्सा करना। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले तीन है, नहीं सबसे पहले तो आपका चार है, फिर तीन है, चार तीन वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है? ए और डी दोनों में ही है। लास्ट में आपका कौन सा है? तो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला लास्ट में डी वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मेरा नाम
मोहन है। ये जो वाक्य है इसमें संज्ञा जो है वो कौन सी है? मोहन है, मेरा है या इनमें से कोई नहीं? तो संज्ञा आपको बताया मैंने क्या होता है, आसानी से आप पहचान लेंगे। आंसर की बात करते हैं तो मोहन यहाँ पर जो है वो संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। टाइप भी पता होना चाहिए। मेरा यहाँ पर क्या है? मेरा आपका यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा और आंसर आपका यहाँ पर ए वाला मोहन सही होगा क्योंकि संज्ञा ही जो है वो पूछी गई थी। 45 प्रश्न है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या होगा? बागी, बागानी, बागनी या फिर बाघिन? आंसर की बात करते हैं तो आपका बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है बाघिन, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 46 प्रश्न है, वचन लिखिए एक ऋषि। ऋषि, ऋषिए, ऋषियां या ऋषियों, कौन सा सही होगा? तो ऋषि शब्द जो है आपका एक वचन है और बहुवचन में क्या होता है? तो बहुवचन पूछा गया ना, इसका वजन वचन आपको बदलना है इसका। तो ऋषि का अगर आप एक ऋषि का अगर वचन बदलेंगे बहुवचन में तो आपका ऋषि ही रहता है, किसी में भी चेंज नहीं होगा। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ए वाला ऋषि का ऋषि ही रहता है। एक वचन और बहुवचन में दोनों के लिए ऋषि ही यूज होता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 प्रश्न है कि थोड़ी देर पहले गए हैं, ये वाक्य किसका जो है वो है? भूतकाल का है, वर्तमान का है या भविष्यकाल का है? थोड़ी देर पहले ही गए हैं, अच्छा कथन है। तो बताइए ये किस सेंस को दर्शा रहा है? जो चीज बीत गई है भूतकाल को, वर्तमान में जो चल रही है उसको, या आने वाले भविष्यकाल को? तो आंसर की बात करते हैं, भूतकाल आपका सही होगा। कहने का मतलब ये है ना कि इसमें कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। कहते हैं ना थोड़ी देर पहले ही गए हैं, तो क्या हुआ है? वो चीज हो गई है, थोड़ी दिन समय पहले हो गई है। और बाकी भूतकाल में भी आपके टाइप्स होते हैं, तो आसन्न भूतकाल जो है उसमें ये आपका आ जाएगा। और ये प्रश्न है कि काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण जो है वो क्या है? गाय, दूध, काली और अधिक या फिर देती है? तो बताइए कौन सा सही होगा? विशेषण क्या, जो विशेषता प्रकट करें। विशेषण के टाइप्स में बताए भी थे। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर एक तो विशेषता ये है कि उसका रंग कैसा है? काला है, तो काली जो है ये आपका विशेषण है। दूसरा यहाँ पर क्या है? कम या अधिक कैसा दूध दे रही? अधिक दे रही, तो ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी विशेषता है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, काली और अधिक। अब यहाँ पर आपको पता ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो विशेषण हैं वो कौन-कौन से हैं। जो ये काली है ये आपका कौन सा विशेषण है? तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है, उसकी विशेषता प्रकट करता है। और आपका जो अधिक है ये अधिक मात्रा को बता रहा है, तो ये आपका कैसा विशेषण है? ये परिमाणवाचक जो है वो विशेषण है। तो इस टाइप से आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। 49 प्रश्न है कि व्याकरण रीत्या हिंदी में कितने जो है वो काल हैं? 2, 3, 4 या 1? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो 3 काल होते हैं, बेसिक से वही है यहाँ पर। वर्तमान, भूत और भविष्य, तो आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब क्या है यहाँ पर रीत्या वर्ड जोड़ दिया है, तो हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूजन होकर कुछ और लगा दें। 50 प्रश्न देखते हैं, जोड़ कर लिखिए। अब यहाँ पर सेंटेंस दे रखे हैं, आपको मैच करना है, बताना है कौन सा किसके मैच होगा। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मेरे पास 10 रुपए होंगे, वह खा चुका है, वह कहते रहते हैं। तो होंगे वाला क्लियर दिख रहा है, भविष्य काल से संबंधित है, तो आपका ये जो है वो भविष्य काल वाला फर्स्ट से मैच हो जाएगा। वह कहते रहते हैं, ये कैसा है? वर्तमान काल है, तो आपका ये थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। और जो आपका बचा कौन सा? भूतकाल, वो खा चुका होगा, ये इससे मैच हो जाएगा। तो आपका क्रम कौन सा हुआ? तो आपका 2, 3, 1, ये सी वाला कथन जो है सही होगा। सबसे पहले 2, फिर 3 और फिर आपका 1, तो ये वाला आपका सही होगा। अब यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है 51 से 58। तो पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम स्वतंत्रता हुए 15 वर्षीय हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफेद बर्फीली जो चोटियां हैं शहीदों के खून से सन कर लाल हो गईं। हजारों माओं की जो गोद है वो सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा है, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब ये सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर चुके सके, तो चुनौती फ़िल्म जगत तक जो है वो पहुँची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन जो है बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या? प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुँचे, उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना जो है वो दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया, लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वो हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा।
ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। समय उस समय ऐसा थम गया, सभी के मन में एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे, आंसू थे कि थमते ही ना थे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं पैराग्राफ पढ़ के आपको भी अच्छा लगा होगा। 51 प्रश्न आपका है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गीत के बारे में क्या सच नहीं है? मन्ना डे ने सुर दिया है, सी रामचंद्र ने संगीत दिया है, लता मंगेशकर जो है उन्होंने स्वर दिया है, या प्रदीप ने लिखा है? गलत पूछा गया, कह रहे हैं ना कि क्या इनमें से सही जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला कह रहा है, जो मन्ना डे ने सुर दिया, ये आपका गलत है। ये जो है, ये गीत प्रदीप कुमार जो हैं उन्होंने, या प्रदीप जो हैं उन्होंने जो है वो लिखा है, और जो संगीत दिया है वो सी रामचंद्र जो है उन्होंने दिया है, और लता मंगेशकर जो है उन्होंने स्वर दिया है। केवल मन्ना डे ने सुर दिया, ये गलत है। 52 प्रश्न है, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का कारण जो है वो क्या था? सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट जो है उससे इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव, या हजारों युवकों का शहीद होना? बताइए, ऊपर अभी हमने पैराग्राफ में देखा, क्या कारण बताया गया था कि हजारों जो युवक थे वो शहीद हो गए थे। यही आपका रीजन था, डी वाला आपका सही होगा। 53 प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, प्रदीप और सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, या 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा? तो क्या दी गई थी सूचना कि फिल्म हस्तियां भाग लेंगी ताकि और जो भीड़ है वो उमड़ सके। यही आपका सही होगा। 54 प्रश्न है, पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ क्या है? पैराग्राफ पर जितने प्रश्न थे वो तो आपके समाप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि आगे देखिए फिल्मी हस्तियों से संबंधित आगे भी क्वेश्चन है, पर इसी बीच में एक आपका पूछ लिया गया है, पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ। आक्रमण करना, विश्वासघात करना, पराजित करना, या युद्ध में घायल होना, ये भी जो पूछा गया है पैराग्राफ से ही पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है विश्वासघात करना, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। 55 प्रश्न है, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? तो मेन उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जा सके। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है 56 की, मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा? विधवा हो जाना, वियोगिनी होना, अभागिन होना, या अनाथ हो जाना? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मांग का सिंदूर पुछ जाने का अर्थ होता है विधवा हो जाना। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 57 है कि देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं हो गई थी, कोई उमंग बाकी नहीं था, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, या चीन से मात खाई थी? कौन सा सही होगा? तो मेन जो यहाँ पर फोकस किया गया है वो ये किया गया है कि चीन से मात खाई थी, और यही आपका मेन रीजन है कि देश का हौसला पस्त था। 58 प्रश्न है कि उमड़ना जो है क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? नदी उमड़ गई, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चढ़े, या फिर भीड़ उमड़ पड़ी? तो कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो प्रश्न में नहीं पूछा गया, कह रहा है ना कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है, तो दूध नहीं कभी उमड़ता है, बस यही आपका सही होगा, क्योंकि ये कथन जो है वो सही नहीं है। प्रश्न में पूछा गया था ना इसका प्रयोग कौन सा जो है वो सही नहीं है। दूध के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? उबलना यूज करते हैं, कहते हैं ना दूध उबलने लगा, उमड़ने लगा नहीं। तो आपका ये ऑप्शन वाला सही होगा। 59 और 60 जो लास्ट के दो प्रश्न है, सेकंड लास्ट और लास्ट, ये कह रहा है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? यानी कि यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला कह रहा है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, दूसरा कह रहा है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, तीसरा कह रहा है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, और चौथा कह रहा है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं। तो बताइए इनमें से सही कौन सा होगा? तो व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी एटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। इसके आगे के जो पोर्शन है वो हम देखेंगे शाम के 8 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम संस्कृत और पर्यावरण के 30 यानी टोटल 60 प्रश्न जो है वो देखेंगे। और ये जो है इसकी जो लाइव टाइमिंग, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसकी लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। 60 प्रश्न कह रहा है बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके के द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विकास की जानकारी के द्वारा, या कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। तो बच्चों की कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। आंसर की बात करते हैं तो जो कहानी से सीख मिलती है ना, कहानी से मिलने वाली सीख, ये मेन उपयोगी होता है। मतलब कहानी उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन तो उद्देश्य होता है, पर मेन होता है उस कहानी में कोई ना कोई जो आपका मोरल टीचिंग है वो छुपी होती है, उससे कोई सीख मिले वो छुपी होती है। बस यही डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो अब सभी समाप्त हुए प्रश्न हमारे।
टोटल 60 में से कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य कमेंट में बताइएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि पौधों के ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं, और इनके नाम अगर आपको पता है तो नाम भी अवश्य बताइएगा। इसका जो आंसर है आज ही की शाम की 8 बजे वाली क्लास में हम आपको देंगे, जिसमें पर्यावरण के जो पोर्शन है उसी में से ये क्वेश्चन हमने पूछा है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।